So we start with what is a circle? कभी पीटी सर ने ना क्लास अगर ग्राउंड में सर्कल को ड्रॉ किया होगा, कभी देखा है? अगर उन्हें सर्कल के टेरिटरी मार्क करनी होती है, आई सॉ इट वंस। उन्होंने क्या किया, एक पेन लिया, उसके अराउंड रोप को पकड़ लिया, मतलब राउंड करके ना रोप को बांध कर उसे एक बच्चे को कहा वहां खड़े रहे, एंड ही टुक दैट रोप to a little distance, the kind of circle he wanted, the kind of distance he wanted, और उस रोप को लेकर he started moving like this। ठीक है, तो वो मुझे याद है, तब सोचा नहीं था कि सर्कल ऐसे बनता है या ऐसे बनाते हैं। तो सर्कल बेसिकली क्या होता है, लिखो, सर्कल इज अ कलेक्शन। हमें एक और वर्ड सिखाया गया था, वो वर्ड क्योंकि आपके अब सिलेबस में नहीं है तो दैट्स व्हाई आई डोंट रिपीट दैट वर्ड ऑफन। सो सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। Circle is a collection of points equidistant. Circle is a collection of points equidistant from a given fixed point. Circle is a collection of points equidistant from a given fixed point. ठीक, circle is a collection of points equidistant from a given fixed point। ठीक है, सिर्फ औचक से रह गया, आना है उसे कि नहीं? उसको छोड़ दो, राइट। अच्छा, जो ये गिवन फिक्स पॉइंट होता है इसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, जो ये फिक्स पॉइंट हो गया ना, गिवन फिक्स पॉइंट है, इससे बोला जाता है सर्कल का सेंटर। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, जो ये इक्वल डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक का जो इक्वल डिस्टेंस है, इसे बोलते हैं रेडियस। ठीक हो गया। सो सेंटर जो है सर्कल के हर एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस होता है, इक्वल डिस्टेंस पर होता है। सेंटर इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल, जो सर्कल की हमने टेरिटरी मार्क की है। और जो ये आउटर बाउंड्री होती है, इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। कीप ऑन राइटिंग दीज टर्म्स, क्योंकि सर्कल की ना ये बेसिक टर्म्स हर बार यूज होती हैं। इसमें मैं आज आपको सिर्फ सर्कल्स के बारे में समझाने वाली हूँ, कोई थ्योरम कोई रूल कुछ नहीं हम पढ़ेंगे। It'll be all about your basic concepts related to circle. तो collection of all points हमें सिखाया जाता था locus of all points, but you've not understood, you've not studied about that term locus। ठीक है, तो it's a collection of all points equidistant from a given fixed point। फिक्स्ड पॉइंट सेंटर मान लेते हैं, ठीक है ना, वो हमेशा फिक्स रहता है। और जो इक्वल डिस्टेंस वाला पॉइंट है वो मूविंग होता है। तो इक्वल डिस्टेंस मैंने यहां पर भी रखा, यहां रखा, यहां रखा, एंड आई मार्क इनफाइनाइट पॉइंट्स। उन सब इनफाइनाइट पॉइंट्स के पाथ को जब ट्रेस किया तो हमें बन जाता है, हमारे पास आता है सर्कल। अनदर डेफिनेशन ऑफ सर्कल सेज इट्स अ पॉलीगन। यू ऑल अंडरस्टैंड पॉलीगन? पता है ना, एंड साइडेड क्लोज्ड फिगर। तो कहते हैं सर्कल एक पॉलीगन भी होता है विद इनफाइनाइट साइड्स। सर्कल इज अ पॉलीगन विद इनफाइनाइट साइड्स। अब इस चीज को समझने के लिए ना कि ये पॉलीगन क्यों है, कैसे है, अगर मैं कह रही हूँ पॉलीगन और इनफाइनाइट साइड्स, कभी आप पेंट में, पेंट तो यूज किया होगा सबने, है ना, स्कूल में भी सिखाते हैं। तो पेंट में जब हम ये सर्कल ड्रॉ करते हैं, इफ आई टेक दिस फिगर ऑफ सर्कल, अच्छा लग रहा है ना? अब इसको अगर हम जूम करेंगे, द मोर आई जूम इट, तो आपको ना इसके पिक्सल्स बिखरते हुए दिखेंगे, है ना। तो जितने इसके पिक्सल्स, जितना इसको जूम करते रहोगे, जितना इसको आप मैग्नीफाई करोगे, द मोर यूल रियलाइज कि यहाँ पर ये सारे स्ट्रेट लाइंस ही हैं। सो इट हैज इनफाइनाइट साइड्स, इट्स अ पॉलीगन विद इनफाइनाइट साइड्स। तो इसीलिए इसको कहा जाता था अ पॉलीगन विद इनफाइनाइट साइड्स, अनदर डेफिनेशन। ठीक है, अब सर्कल बनाने से ना हमारा पूरा जो एरिया है, हमारा जो प्लेन होता है, जो भी हमें सरफेस मिली होती है, वो 3 पार्ट्स में बढ़ जाता है, राइट। सर्कल ड्रॉ किया, द एंटायर plane area, the entire plane will be divided into 3 portions.
एक होता है इनसाइड ऑफ द सर्कल, जिसे इंटीरियर बोल सकते हैं, एक आउटसाइड, एक्सटीरियर, एक ऑन द सर्कल। तो ये सब चीजें समझने क्यों जरूरी है? मैं कहूंगी पॉइंट इज ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल मतलब जो हमारा सरकमफ्रेंस है, ठीक है। इनसाइड मतलब उसके अंदर, बाहर, आउटसाइड, राइट। सो ये सब चीजें ही हमारे क्वेश्चन को इजी या डिफिकल्ट करती। अब कैसे पता लगेगा कोई भी एक पॉइंट है कि वो आउटसाइड है, इनसाइड है, या ऑन द सर्कल है? ये 3 पॉइंट्स है। आपको रैंडमली मैंने PQR 3 पॉइंट्स दे दिए। तो आप कैसे पता करोगे ये पॉइंट? कैसे डिसाइड करोगे कि पॉइंट इनसाइड है, आउटसाइड है, या ऑन द सर्कल है? तो इससे हम क्या यूज करते हैं? रेडियस। ये चीज ना आपको 10th में आएगा, जब हम कोऑर्डिनेट आगे पढ़ेंगे ज्योमेट्री पॉइंट्स के साथ, तो वहां पर ये क्लियर होगा। आप क्या फाइंड करते हो हमेशा? रेडियस। इफ रेडियस इज इक्वल टू, जैसे ये पॉइंट क्यू है ना, और इस पॉइंट का डिस्टेंस, हर एक पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर निकाला जाएगा। हर एक पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर निकालता है। तो इफ दैट रेडियस इज इक्वल टू डिस्टेंस, रेडियस जो है डिस्टेंस के इक्वल है, सेंटर और पॉइंट, ठीक है ना, तब हम कहते हैं पॉइंट इज ऑन द सर्कल। अगर रेडियस बड़ी हो जाएगी, अब रेडियस का लेंथ जो है बड़ी है पॉइंट से, तो इसका मतलब पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल। एंड इफ रेडियस इज लेस देन डिस्टेंस, पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट में नेक्स्ट क्लास में 10th में एक हमारा एग्जाम्पलर में MCQ भी है। हाउ टू डिसाइड दैट वेदर द पॉइंट इज ऑन द सर्कल। आपको 4 पॉइंट्स दिए होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज ऑन द सर्कल। ठीक हो गया? तो आप ये कैसे डिसाइड करते हो? आप सिंपल रेडियस फाइंड करते हो, रेडियस के साथ और फिर डिस्टेंस बताते हैं। क्लियर हो गया इतना? और सर्कल और उसका इंटीरियर, दे बोथ मेक अप सर्कुलर रीजन। तो सर्कुलर रीजन जब भी कहा जाता है, इसका मतलब इनसाइड प्लस सर्कल, जो उसकी बाउंड्री है उसको इंक्लूड किया जाता है। सर्कुलर रीजन जब भी लिखा जाएगा तो इनसाइड प्लस सर्कल। ये छोटी सी चीजें हैं जो असर्शन रीजनिंग में ही काम आती है। जैसे कि पॉली, हमारे पास वो क्वेश्चन था पॉलिनोमियल वाला, जीरो पॉलिनोमियल इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यस, ठीक है। तुम इस पे ध्यान दे दो पहले। पता क्या है, जब तुम्हें पढ़ाती हो तुम किसी और के बारे में सोचती हो। बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। वीकली बैकग्राउंड, मैं वही तो कह रही बेटा, सर्कल्स के साथ था नहीं था, वो पहले आओ या मुझे उस टाइम पे भेजो कि मैम इस क्वेश्चन में डाउट है, ग्रुप में शेयर करो, मैं आपसे पेपर्स मंगवाती हूँ। बट बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। जब मैं तुझे ये पढ़ा रही हूँ तुझे वो चाहिए, जब मैं तुझे वो पढ़ाऊंगी तुझे ये वाला पूछना होगा। मोमेंट में जब मैं पढ़ा रही हूँ तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, उसको देखो। सेव दिस फॉर द लास्ट। वैसे ही मेरी बात कही हुई है। चलो, अब सर्कल की बाउंड्री पर वी टेक 2 पॉइंट्स, ठीक है। Just give me a minute. गंदी वाली खांसी शुरू हो जाती है। सर्कल है, इसकी बाउंड्री पर वी टेक 2 पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री, ठीक है, A and B। अब इस A and B, A and B पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए वी कैन ज्वाइन देम विद अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। या फिर हम ये सर्कुलर पोर्शन से भी जा सकते हैं, सर्कुलर पाथ भी फॉलो कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन से भी ज्वाइन करते हैं। बात दोनों में एक ही होती है, ठीक है। लेकिन जब हमने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया तो वो बनती है कॉर्ड ऑफ द सर्कल। देखो, कॉर्ड ऑफ द सर्कल, अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। कॉर्ड और आर्क में सिर्फ उनके पाथ का फर्क है, बाकी एंगल मेड बाय कॉर्ड, एंगल मेड बाय आर्क दोनों सेम ही होते हैं। लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल का है ना, तो 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, और ये लाइन सेगमेंट होती है। कॉर्ड जो है ना, इट्स अ लाइन सेगमेंट।
और अगर आप सर्कुलर पाथ पे चलते हो, सर्कल वाले पाथ पे जाकर ए से बी में पहुंचते हो, तो उसे बोलते हैं आर्क ऑफ सर्कल। एनी पोर्शन ऑफ द सर्कल, आर्क इज बेसिकली अ पोर्शन ऑफ द सर्कल। ठीक है, सर्कल का एक पोर्शन उसे आर्क कहते हैं। अब ये बहुत ही रॉ सी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, राइट। अब देखो, इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई डेफिनेशंस हैं, हाँ छोटी सी चीजें हैं, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि लगता है कि ये चीज बता देनी चाहिए थी। अब जैसे जैसे ये कॉर्ड सेंटर से पास होती रहेगी, सेंटर के पास होती रहेगी, क्या होगा, इसका डिस्टेंस सेंटर से कम होता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे ये कॉर्ड सेंटर से पास होती रहेगी, इसका डिस्टेंस सेंटर से कम कर रहे हैं, राइट, इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी, राइट। सो लॉन्गर कॉर्ड इज नियरर टू द सेंटर। लॉन्गर द कॉर्ड, लिखो, लॉन्गर द कॉर्ड, नियरर, लॉन्गर कॉर्ड इज नियरर टू द सेंटर, वैसे लिख दो, लॉन्गर कॉर्ड इज नियरर टू द सेंटर। लॉन्गर कॉर्ड इज नियरर टू द सेंटर। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे कॉर्ड्स बनाई हैं, तो कॉर्ड कुड बी लाइक दिस ऑल्सो, एनी टू पॉइंट्स आपस में इंटरसेक्टिंग भी होती है, यहां से हम दूसरी शुरू कर दें। क्लियर हो गया इतना? ठीक है ना, लॉन्गर द कॉर्ड नियरर टू द सेंटर। अब एक वर्ड होता है डायामीटर। डायामीटर को हम मानते हैं इट्स टू टाइम रेडियस, पहली बात। दूसरी चीज, डायामीटर इज अ लाइन सेगमेंट, स्ट्रेट लाइन है ये। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि मैंने यहां सेंटर से, आई टेक पॉइंट ए, यहां पर, लेट मी टेक पी एन क्यू, ए भी ले चुके हैं ना, हाँ, तो मैंने ये पॉइंट पी लिया और यहां पर पॉइंट क्यू लिया। ठीक है ना, अब आपने ओपी और ओ क्यू को ऐड किया, तो ये भी तो टू टाइम्स आ रही होगा, है ना। लेकिन यहां पर पीओ क्यू को आप डायमीटर नहीं बोलोगे। बात समझ में आई? ये चीज टेंथ में बहुत हेल्प करेगी। क्वेश्चंस होते हैं जहां पर बस इसी चीज को समझने में टाइम लगाते हैं, और होगा एक या दो नंबर का क्वेश्चन पर गलत करके आते हैं। दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, डायमीटर इज अ लाइन सेगमेंट। समझ में आ गया? टू टाइम्स रेडियस जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कभी भी, हमें एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। सो डायमीटर इज द chord which passes through the center, is a chord which passes through center। chord लाइन सेगमेंट है, और वो सेंटर से पास करे तो वो डायमीटर बन जाएगी। एंड डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट chord ऑफ द सर्कल। हाँ जी। तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, लाइन सेगमेंट है, सेंटर से पास करेगी, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी। ठीक है, और ऑल डायमीटर्स हैव द सेम लेंथ इक्वल टू टू रेडियस, ये आपकी बुक में सारी लाइंस लिखी हुई हैं। ऑल डायमीटर्स आर ऑफ सेम लेंथ ट्वाइस द रेडियस। अच्छा, सर्कल में कितनी डायमीटर्स हो सकती हैं? इनफाइनाइट, है ना। कितनी कॉर्ड्स होती हैं? इनफाइनाइट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, अब सबसे मेन टॉपिक हमारा, इसके इसी से थ्योरम्स वगैरह स्टार्ट होंगी। हमने लिए एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल ए एंड बी, देन वी टेक द सेंटर। आपको मैंने कहा था ए बी पर चलते हो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो बात की बात होती है। ठीक है, एनी पोर्शन ऑफ द सर्कल इज द आर्क। ठीक है, और उसको शो किया जाता है, ए बी लिखा, उसके ऊपर ऐसे सर्कल सा बना देते हैं, सेमी सर्कल, हाफ सा, मतलब ऐसे हमने वो बना दिया सी, तो वो हो जाता है आर्क ऑफ द सर्कल। अब इसी को हमने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, तो वो हो जाएगा कॉर्ड। अब मैं क्या कर रही हूं, सेंटर है, ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, मैंने ना इन दोनों को ज्वाइन कर दिया।
क्या बन गया हमारे पास? एंगल एओबी। ठीक है। तो कहा जाता है मेजर ऑफ एन आर्क, ये वर्ड ना कभी कभी आएगा आपके पास, मेजर ऑफ एन आर्क। अभी नहीं आएगा ना, जो पुरानी बुक्स हैं या पुराने एंट्रेंस एग्जाम्स जो चलते जा रहे हैं ना, वो लिखते हैं ऐसे, मेजर ऑफ आर्क इज द एंगल मेड बाय द आर्क एट द सेंटर। लिखो, मेजर ऑफ एन आर्क इज एंगल मेड बाय आर्क एट द सेंटर। जैसे बैंगल होती है ना, कभी भी ग्लास बैंगल हो गया, उसे तोड़ते हो तो हमारे पास जो पोर्शन आता है दैट इज कॉल्ड आर्क। क्लियर हो गया? Measure of an arc is the angle made by the arc at the center. Measure of an arc is angle made by arc at the center. अच्छा, डिफाइन कैसे करते हैं कि हम लोग ए बी जा रहे हैं, तो वी आर गोइंग इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट? बैक इन माई टाइम आई रिमेंबर हुआ होता था कि क्लॉकवाइज ही चलना है या एंटी क्लॉकवाइज चलना है, आई डोंट रिमेंबर विच वे, बट होता था कि आप ऐसे ही मेजर करते हो, राइट? अब क्या करते हैं, यहां पर मैंने सी लिख दिया। सो इफ आई एम फॉलोइंग पाथ ए बी द शॉर्टर वन, तो मैं लिख दूंगी ए सी बी। पहले मैं ए से सी पर गई, फिर बी। समझ में आ गया? और अगर मैंने यहां पर डी लिख दिया और मैं कह रही हूं ए डी बी, तो मतलब मैं ए से डी पर जा रही हूं, फिर जा रही हूं बी पर। तो ये पाथ डिफाइन कर देते हैं। इन बिटवीन आपने कोई भी एक पॉइंट लिया, आपको समझ में आ जाएगा कौन सी आंख की बात कर रहे हैं, राइट? क्लियर हो गया? अच्छा, इन दोनों में से एक आंख छोटी होगी और एक आंख बड़ी होगी। जो छोटी वाली आंख है उसको बोलते हैं माइनर आंख, और जो बड़ी आंख है उसको बोलते हैं मेजर आंख, राइट? द आंख विच इज स्मॉलर इज कॉल्ड द माइनर आंख, और जो बड़ी होती है उसको बोलते हैं मेजर आंख। क्लियर हो गया? अच्छा, कभी हो सकता है दोनों आर्क्स इक्वल हो, ठीक है ना? तो जब ये दोनों आर्क्स इक्वल होती हैं, इसका मतलब हमने सर्कल को दो इक्वल पोर्शंस में डिवाइड किया है, और हर एक पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल की एक डेफिनेशन होती है, लिखो। An arc is a semicircle. An arc is a semicircle when its ends are ends of the diameter. An arc is a semicircle. वो semicircle कब बनेगी? When its ends are ends of diameter. और कंप्लीट सर्कल है तो उसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। फिर हो गया इतना, है ना? अब आते हैं नेक्स्ट मेन चीज पर। इतना सबने लिख लिया है ना? अब जो नेक्स्ट हमें पोर्शन समझना है अबाउट दिस देखो, हमने क्या किया, आर्क लिया, ए बी इज द आर्क, राइट? और इस आर्क के एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन कर दिया। तो जैसे एक पिज्जा स्लाइस होती है ना, पूरे सर्कल से एक पिज्जा स्लाइस उठाते हो, दैट पिज्जा स्लाइस इज व्हाट पार्ट ऑफ द सर्कल? तो उसको हम बोलते हैं सेक्टर। तो सेक्टर की बेसिकली जो शेप होती है दैट इज अ पिज्जा स्लाइस। समझ में आ गया? आपने कुछ नहीं किया है, आपने इस पूरे सर्कल में से इस पोर्शन को अलग कर दिया। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड, जो छोटे वाला है उसको बोलेंगे माइनर सेक्टर, और जो बड़ा है उसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। लिख लो इस चीज को, ये सेक्टर सेगमेंट बार बार आएगा। अ पोर्शन ऑफ द सर्कल जब सेंटर से ज्वाइन किया गया है, पोर्शन ऑफ द सर्कल जिसे सेंटर से ज्वाइन किया गया है, ठीक है ना, उसको। तो बेसिकली समझाने के लिए सबसे अच्छा है जो पिज्जा स्लाइस होती है हमारे पास, पिज्जा स्लाइस इज अ सेक्टर। छोटा वाला पोर्शन लोगे तो माइनर है, और अगर बहुत बड़े वाला पोर्शन लोगे तो मेजर होगा। ठीक है, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर।
अब ऐसे क्या होता है, हमने सेक्टर में कॉर्ड भी ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। तो जो कंप्लीट सेक्टर है ना, ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है। तो जो ये पोर्शन है इसे बोलते हैं सेगमेंट ऑफ द सर्कल, और छोटी वाली माइनर सेगमेंट, बड़ी वाली मेजर सेगमेंट। ये सर्कल लिया, सिंपली सर्कल लो, इससे बस आपने कट करना है, कोई सेक्टर नहीं ड्रॉ किया, और पोर्शन ऑफ सर्कल आपने कट कर दिया। तो जो हमारे पास दो हिस्से बनकर आएंगे, तो दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। छोटी वाली है तो माइनर, बड़ी वाली है तो मेजर। ठीक हो गया, बस इतना ही अभी। चलो नेक्स्ट है हमारी ना, एक एक्सरसाइज थी फर्स्ट वाली, मैं उसके फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह वो सब करवाती हूँ, क्योंकि सेकंड वाली एक्सरसाइज ना एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड दिया, जो मैंने आपको मेजर ऑफ का है। लिखो, तो पहला क्वेश्चन ही लिखो, फिल इन द ब्लैंक्स है, द सेंटर ऑफ द सर्कल। लिखो फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स है द सेंटर। हाँ, नहीं बुक में नहीं है, पिछली वाली बुक की फर्स्ट एक्सरसाइज थी, पुरानी वाली बुक है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज थी। लिख लो, द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल, और ब्रैकेट्स में दिया है एक्सटीरियर इंटीरियर। द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। लॉन्गेस्ट कॉर्ड किसको बोलते हैं, डायामीटर। जो नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन between an arc and dash of the circle. Chord. सेगमेंट होता क्या है ये ना, तो सेगमेंट बनाने के लिए तुम्हारा ये सेक्टर हुआ, सेक्टर तो पूरा है। आर्क क्या हुई, जब तुम यहाँ पे चल के जा रही हो, है ना। सेगमेंट कैसे बनेगी, जब इन दो पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करोगी, ठीक है। सो सेगमेंट इज द रीजन बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड। ये क्यों बता रही हूँ, कहीं असर्शन रीजनिंग में कुछ दिख गया तो वहां ये नहीं कहोगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ये क्या है बेटा, इसी को हम सेगमेंट बोल रहे हैं। इसको सेगमेंट बोल रहे हैं, जो मैं सर्कल कर रही हूँ ये, बना लो। ये टेंथ में बहुत बार आएगा, सेक्टर सेगमेंट हर बार आना है ये, टेंथ में प्रॉपर इनकी कैलकुलेशंस हैं, तो वहां पर हम लोग कैलकुलेशंस पर नहीं जाएंगे। एक सिंपल सर्कल ड्रॉ किया, नींद आ रही है, झूल रही है, कुछ च्युइंगम ले आ, सच में कह रही हूँ, ऐसे मत बैठ, थोड़ा अलर्ट होके बैठ, आई कैन सी इट। ये चीजें मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे पता है बोरिंग है, मैं इसको इंटरेस्टिंग करने के लिए मैं यहाँ कोई सच में आई कैन नॉट प्ले एनी डांस और सॉन्ग की मैं तुम लोग को इसको जिंगल की फॉर्म में सिखाऊं, सीरियसली मैं अगर नॉर्मल होती तब भी नहीं कर पाती। तो मैं, मुझे पता है कि ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, दिस विल एक्चुअली कहीं ना कहीं पढ़ाऊंगी, किसी को याद रहेगा, दर्शन रीजनिंग में मुझे होगा कि हाँ मैंने सिखाया हुआ है, ठीक है। राइट, तो हमारे पास जो सेगमेंट होता है दैट इज अ पोर्शन ऑफ द सर्कल। एक सर्कल लो, उसको कट कर दिया बस, समझ में आ गया, दो हिस्से कर दिए, चाहे आपने हाफ करते हो तो सेमी सर्कल बन जाता है, द सेमी सर्कल इज ऑल्सो अ सेगमेंट, ठीक है। दो आर्क्स इक्वल हो गई तो मतलब सेमी सर्कुलर रीजन हमारे पास आ गया, इतना क्लियर हो गया, राइट। तो जो ये सारी चीजें, सेगमेंट इज अ रीजन बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड, ये लिखो। अब नेक्स्ट है, सर्कल डिवाइड्स द प्लेन। नेक्स्ट लिखो, अब ये बहुत जरूरी चीज है। अब ये अगर दर्शन रीजनिंग में आए ना क्वेश्चन, अगर तो टीचर्स ने करवाया होगा फिर तो ठीक है, वरना सबका गलत होता है। अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन on which it lies, on which it lies in dash parts। तभी कह रही हूँ टीचर ने करवाया होगा अच्छा है, वरना सबका गलत होता है। A circle divides the plane on which it lies in
हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स कैसे? एक हुआ इनसाइड, एक हुआ ऑन द सर्कल, एक हुआ आउटसाइड। किसी भी प्लेन को सर्कल के हिसाब से देखोगे तो 3 हिस्से हो जाते हैं। एक तो इनसाइड है, कोई अंदर बैठा होगा तो कहेगा आई एम इनसाइड द सर्कल। अगर गेम खेल रहे हो, सर्कुलर आपने बाउंड्री मार्क की है, तो क्या कहता है कि नहीं मैं तो ऑन द सर्कल हूं, और एक होगा आई एम आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, तो एजर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। देखो ट्रू और फॉल्स। अ ओनली सर्कल हैज ओनली फाइनाइट number of equal chords. और Can have infinite equal chords, जितनी मर्जी ड्रॉ कर सकते हो आप, है ना? क्योंकि एक तो कॉर्ड की लेंथ आपको स्पेसिफाई नहीं की हुई, अगर स्पेसिफाई भी कर दो तो आप बहुत सारी वो कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हो। फॉल्स। फाइनाइट है बेटा, इनफाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट है। नेक्स्ट लिखो, ये ना assertion रीजनिंग में आया भी था। इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 equal arcs, each is a major arc. ट्रू और फॉल्स? कहीं भी मैंने आपको पढ़ाया है मेजर माइनर में, मैंने कुछ एंगल का बताया? अच्छा, सर्कल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। अगर हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, आपको पता है एंगल, सर्कल का कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 360। 2 हिस्सों में डिवाइड किया तो कितना कितना पोर्शन बन गया? 180। अगर 3 हिस्से में किया तो हमने 120, 120, 120। तो बेस्ड ऑन दैट 120, बिकॉज इट्स एन ऑब्ट्यूज एंगल, तो हम लोग सोचते हैं कि हाँ हाँ वो मेजर हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। सर्कल में ऑब्ट्यूज एक्यूट एंगल का कोई पोर्शन नहीं है। जो सेक्टर बड़ा है वो मेजर सेक्टर है, जो छोटा है वो माइनर है। ऐसे ही अगर 3 इक्वल आर्क्स है, तीनों सेक्टर्स है, तीनों इक्वल आर्क्स है, लेकिन कोई मेजर कोई माइनर नहीं है। ठीक है, तो इट हैज नथिंग टू डू विद द एंगल, इट हैज ऑल टू डू विद द बिगर एंगल एंड द स्मॉलर एंगल। तो अगर मैंने 110 लिखा हुआ है एक एंगल, अगर एक एंगल 110 लिखा हुआ है और दूसरा एंगल मैं 250 लिख रही हूं, तो वो सेम बात है ना? एक माइनर एक मेजर हो गया। इफ आई एम राइटिंग 180 180 दोनों इक्वल हो गए। इफ आई एम राइटिंग 190 अनदर 170, तब 190 वाला मेजर है, 170 वाला माइनर है। समझ में आ गई बात? ये सर्कल इज अ प्लेन फिगर। ट्रू फॉल्स? ट्रू। ठीक है, अब लिखो, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ये मुझे बताना, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज chord of a circle which is twice as long as its radius. diameter Chord of a circle which is twice as long as its radius is the diameter of the circle. तो यहां पर इसको ट्रू क्यों बोलेंगे? क्योंकि कॉर्ड लिखा हुआ है। अगर आपने कोई भी लेंथ निकालनी है और उसको कह रहे हो कि ट्वाइस एज रेडियस है, लेंथ निकाल रहे हो, बट मुझे कहा गया है कि इफ आई से ओ पी प्लस ओ क्यू इज इक्वल टू 2 times आर, पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल। पी एंड क्यू रैंडमली मैंने कोई भी पॉइंट्स ले लिए, ओ सेंटर है, such that if I say OP plus OQ is equal to 2R, so then can I say POQ is the diameter or is a straight line? नहीं। तो ये सबको आपको पता होना चाहिए कि लाइन सेगमेंट कही है, कॉर्ड कही है। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखते हैं, इसी से बनाते हैं। चलो यहां पर हमने ना, देखो मैंने सर्कल पे 2 पॉइंट्स लिए पी एंड क्यू, ये सेंटर है मेरे पास, राइट? तो जो ये आर्क सेंटर पे एंगल ड्रॉ करती है, एंगल बनाती है, उसे हम कहते हैं एंगल मेड बाय आर्क एट द सेंटर। ठीक है, सो एंगल पीओक्यू इज एंगल मेड बाय
आर्क पी क्यू एट द सेंटर। और यही अगर मैं पी क्यू कॉर्ड बना दूंगी तो एंगल मेड बाय कॉर्ड हो जाएगा। बस फर्क इतना है कि अगर पॉइंट कोई पी के अलावा कुछ और होगा तो वो फर्क है, बट अगर एंगल मेड बाय कॉर्ड है, एंगल मेड बाय आर्क है, तो जो कॉर्ड है उसके एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन करना है, और ऐसे ही हमारे पास जो आर्क है उसके एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन करना है। ठीक है। एंड जो ये एंगल होता है ना मेड बाय आर्क, इसको हम मेजर ऑफ आर्क भी कहते हैं। ठीक है। अब जो आपकी एनसीईआरटी है वो ये यूज नहीं करेगी, बट आगे चलकर यूज किया जाएगा मेजर ऑफ आर्क पी क्यू। अच्छा, जो ये पॉइंट ओ है, जैसे अब हमने एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन किया, मैं एंड पॉइंट्स को किसी भी पॉइंट ऑन द सर्कल से भी ज्वाइन कर सकती थी। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एंगल पी आर क्यू इज एंगल, लिखो, मेड बाय आर्क सबटेंडेड होता है। चलो मेड तो मैं करवा ही रही हूँ। मेड बाय मेड बाय कॉर्ड लिख लो यहाँ पर, या तो या पी क्यू लिखा हुआ है बिकॉज दे हैव यूज सबटेंडेड। तो एंगल मेड बाय कॉर्ड, आई कॉल इट ऑन द सर्कल, मेड बाय कॉर्ड ऑन द सर्कल। तो सर्कल के किसी भी पॉइंट पर उसने एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, मतलब कॉर्ड के या आपके एंड पॉइंट्स को सर्कल से हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक हो गया। तो दो एंगल्स बने ना हमारे पास, एक है पी आर क्यू और एक है पी एस क्यू। दोनों में फर्क क्या है? दोनों की लोकेशन माइनर। में फर्क है। हाँ, हाँ, हमारे पास जो पी आर क्यू है इट इज ऑन द मेजर आर्क, बड़ी वाली आर्क पे बना है। ठीक है। और पी एस क्यू है ऑन द माइनर आर्क। तो एक ना वर्ड आपको बहुत आएगा, सबटेंडेड। सबटेंडेड है मतलब एंड पॉइंट्स लेकर हमने तब यूज किया, मतलब इफ आई एम सेइंग सबटेंडेड बाय पी क्यू तो मैंने पी एंड क्यू को लिया है। सबटेंडेड बाय आर्क ऑन द सेंटर, सबटेंडेड बाय आर्क ऑन द सर्कल। क्लियर हो गया? इनमें चीजें क्लियर है, ऑन द मेजर आर्क एंड माइनर आर्क, इसका क्वेश्चन भी आएगा हमें। ठीक। अब सबसे पहली चीज जो हम करेंगे, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह सकते हो या फर्स्ट प्रूफ है या फर्स्ट थ्योरम है, लिखो, लिखो। ये जो सारे रूल्स है ना, ये प्रूफ में भी आते हैं और इन्हें हम क्वेश्चंस में तो बहुत सारे यूज करते हैं। तो सबसे पहला थ्योरम जो हमारे पास है वो लिखो, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड, इक्वल chords of a circle subtend equal angles at the center। सर्कल ना कुछ नहीं करता, तुम्हारी लॉजिकल एबिलिटी को चेक करता है, जितना लॉजिक लगा सकते हो। अब इसके बाद ना एक चीज आपको पढ़ाई नहीं है ना अभी, उसके बाद चलेंगे। अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं, सेंटर पे एंगल इक्वल है, तो उससे साथ ही आपको रिलेट हो जाएगा नेक्स्ट, मतलब फिफ्थ एक्सरसाइज में जाके ये काम क्लियर होता है फिर। राइट। तो किसी भी सर्कल में अगर मैंने इक्वल कॉर्ड्स बना दी ना, ये सेंटर लिया, सर्कल के पास सिर्फ एक ही पॉइंट होता है जिससे उसे डिफाइन किया जाता है, उसका सेंटर। राइट। और ये पी क्यू, इफ आई से ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, दोनों कॉर्ड्स हैं, दोनों इक्वल है, तो जो इन्होंने सेंटर पे एंगल बनाए होंगे ना वो भी इक्वल होंगे। सबटेंड मतलब इनके एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन कर दो। एंड हियर आई डू नॉट से एओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, वो मतलब नहीं है हमारा कि एओ क्यू डायमीटर बन गई, वो मानना भी नहीं है। ठीक हो गया। तो एंगल अगर इक्वल है, कॉर्ड्स इक्वल होगी, कॉर्ड्स इक्वल है तो एंगल्स इक्वल होंगे। अब इसी चीज को अगर मैं आर्क से रिप्लेस कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? यही कॉर्ड है, इसी को मैं लिख देती हूँ आर्क। फर्क पता क्यों सर्कल्स हमारा मुश्किल क्यों माना जाता है? इसी रीजन से, क्यों मैं कभी आर्क बोलूंगी कभी कॉर्ड बोलूंगी। बात को समझो, आर्क सिर्फ एक सर्कुलर रीजन वाला पॉइंट है, पोर्शन है, कॉर्ड स्ट्रेट लाइन है। समझ में आ गई बात? राइट। तो जब हम आर्क से एंगल सबटेंड कर रहे हैं या कॉर्ड से कर रहे हैं, बात एक ही है। तो समटाइम्स आई से कॉर्ड से एंगल सबटेंड हुआ, आर्क से हुआ, हम उसी आर्क और उसी की कॉर्ड की बात कर रहे हैं।
जो मैंने दो पॉइंट्स लिए उन्हीं की आंख है, उन्हीं से कॉर्ड है। और एक कॉर्ड ने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक माइनर हो गया एक मेजर हो गया। समझ में आ गई बात? ऐसे ही जो आंख है एक माइनर है एक मेजर है। क्लियर होगी बात इतनी? ठीक है ना इतना? तो यहाँ पे लिखा जाता है इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल से सेंटर। इसका कन्वर्स भी लिखो, इफ द एंगल्स एट सेंटर आर इक्वल देन कॉर्ड्स आर ऑल्सो इक्वल। बहुत ही छोटे वे में लिखवा रही हूँ, पहले ये थ्योरम्स हुआ करती थी आपकी बुक में, अभी डिटेल में लिखते हैं कि नहीं पता नहीं। ठीक है, सो इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स at the center are equal, then the chords are also equal. लिखी हुई है, थ्योरम 9.1 है, बस उसी को एक्सप्लेन किया, कहते हैं इसको प्रूव करो अब। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको इक्वल कॉर्ड्स दी हुई है, प्रूव कर सकते हो, सेम सर्कल की बात हो रही है। आपको मैंने दिया है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। नाउ प्रूव दैट एंगल एओ बी इज इक्वल टू एंगल पीओ क्यू। चैप्टर 7 बहुत बार कर चुके हो। एंगल एओ बी सेम एज एंगल पीओ क्यू, कैसे प्रूव करोगे? रेडियस कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स। हमें कुछ नहीं करना है, ट्रायंगल एओबी और ट्रायंगल पीओक्यू को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, ये दोनों रेडियस हो गए। एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। कौन से रूल से? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, मैंने पहले ही कहा था। ए ओ क्यू मैं नहीं बना रही हूँ कि वो डायमीटर है। ठीक कॉर्ड्स इक्वल टू में। हाँ, तो कह रही, हाँ तो भी तो कह रही, यहाँ से आ जाएगा एस एस एस, यहाँ पे डायमीटर मत मानकर चलो। इक्वल कॉर्ड सबटेंड कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे कर दिया। और अगर आपको एंगल्स दे दिए, आपने कॉर्ड्स को इक्वल प्रूव करना है, तो वो एस से एस लग जाएगा, रेडियस तो इक्वल है। ठीक होगी बात? अब इसको और कंफ्यूज करना हो तो मतलब यहाँ पे लिखा जाता था पहले बहुत कंफ्यूजिंग वे में, राइट? ये तो मैंने कहा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स, दोनों की रेडियस सेम। अब वो क्या बोल देते हैं, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब उनकी रेडियस सेम होगी। कहते हैं कि मान लो हमने दो सर्कल्स ड्रॉ किए, दोनों की रेडियस सेम है। अब इसमें मैंने एक लेंथ ड्रॉ की ए बी और इसमें मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ की पी क्यू, सच दैट ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। दोनों के सेंटर अलग है, यहाँ पर ओ सेंटर है, यहाँ पर पी आर सेंटर है। दो सर्कल्स लिए, दोनों के सेंटर्स अलग, एक मैंने ड्रॉ किया एक आपने ड्रॉ किया है, दोनों की रेडियस है 5 सेंटीमीटर। नाउ आई आस्क यू टू ड्रॉ अ रेडियस ऑफ 4 एंड कॉर्ड ऑफ 4 सेंटीमीटर। आपने भी ड्रॉ किया, मैंने भी ड्रॉ कर लिया। समझ में आ गई बात? क्या हम दोनों के एंगल एट द सेंटर इक्वल होंगे? यस। बात समझ में आई? सर्कल्स को मुश्किल क्यों कहा गया था? हम लोग एक सर्कल की बात करते हैं, उसके बाद ना नेक्स्ट में क्या होगा वो आपको लिख देगा, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। पेपर में ये पूछ लेंगे। नाउ विल दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर? समझ में आ गया? एक सर्कल की बात है, इसी सर्कल का रेप्लिका बना दिया, मतलब मैं इसी को कट कॉपी पेस्ट करके सारा बिल्कुल सेम दोबारा बना दूं। राइट? दो बच्चों को होमवर्क दिया, दोनों को कहा ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 5, दोनों बनाकर आ गए। अब उसको बनाने के बाद मैं कहती हूँ कि 4 सेंटीमीटर की ना इसमें कॉर्ड बनाओ। अगर सर्कल की रेडियस 5 है तो डायमीटर कितनी हो गई? किसी भी सर्कल की अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितनी हो गई? 10। तो क्या इसमें 4 सेंटीमीटर की कॉर्ड बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है, इसके अंदर अंदर। अब मैं कहूं कॉर्ड बनाओ 11 सेंटीमीटर की, तो नहीं बन सकती। समझ में आ गया ना? अब हम क्या करते हैं, मैं 4 की कैसे ड्रॉ करूंगी, आई टेक रैंडमली कोई भी एक पॉइंट लेती हूँ। स्केल होगा आपके पास, आप स्केल के साथ 4 सेंटीमीटर मेजर कर लोगे, जहां पर वो पॉइंट जो हमारा 4 वाला है किसी भी पॉइंट पर आएगा, आई ड्रॉ दैट सर। ठीक है ना? बहुत ही बेसिक वे में हमने कॉर्ड ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ की विथ 4 सेंटीमीटर। अब मैंने किसी और को दे दिया यही टास्क, अब वो प्रॉपरली कंपास लेकर 4 का प्रॉपर मार्क करके कि एक पॉइंट लिया, देन 4 से कंपास हमने ओपन की, फिर आंख मार्क की, उसने ड्रॉ किया। नाउ द पॉइंट इज कि एक दूसरा सर्कल बना है जिसका सेंटर उसने पी लिया और यहां पर आर पोर्शन लेकर कहा कि दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड आई हैव टेकन एक्स वाई एज 4 सेंटीमीटर।
तो अगर मैं आपसे पूछूं एंगल पीओ क्यू और यहां पर एंगल एक्स पी बाय, क्या दोनों इक्वल होंगे? यस, बिकॉज दे आर इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। समझ में आ गया? वाइस वर्सा भी ट्रू होता है इसका। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल हमारा लगेगा, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट है ये, और इस पर कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी कल की क्लास में ना, कल ऑफ नहीं है, अंटिल अदरवाइज आई इन्फॉर्म यू। ठीक है, तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल हमारा, ये सर्कल्स में बहुत बार यूज होगा नेक्स्ट, और ये हमारा सबसे प्रैक्टिकल वाला कॉन्सेप्ट है। आपने कोई भी एक ड्रॉ किया, ए बी आर्क, कॉर्ड ड्रॉ की, किसी भी कॉर्ड का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर निकालते हैं, राइट? जैसे कि मुझे पॉइंट ओ से ए बी तक पहुंचना है, सबसे आसान वाला वे कौन सा होता है? ए बी पर perpendicular। परपेंडिकुलर, बिकॉज दैट इज शॉर्टेस्ट लेंथ, परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट लेंथ। तो जब भी डिस्टेंस की बात की जाती है ना, तो हमेशा हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं। क्लियर हो गया? डिस्टेंस जो होता है यूजुअली इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो किसी भी कॉर्ड का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर होगा ना, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही माना जाएगा। तो नेक्स्ट लिखो, दिस इज थियरम 9.3। ये आपकी थ्योरम 9.3 है, इंपॉर्टेंट है, विच सेज perpendicular from center of a circle to the chord bisects the chord। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में perpendicular from center bisects the chord। perpendicular from center bisects the chord। perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord। और ऐसे ही इसका कन्वर्स होता है, देखो वो भी, उसको समझ लेना, आपकी बुक में थ्योरम लिखी हुई है। इसका मतलब क्या है कि देखो, अगर मैंने कॉर्ड लिया ए बी, फिर कॉर्ड का मिड पॉइंट ड्रॉ कर दिया एम, और सेंटर तो मेरे पास है ही, ठीक है, कॉर्ड का मिड पॉइंट गिवन है, सर्कल का सेंटर गिवन है, और जब मैंने ओ एम को ज्वाइन किया, देन एंगल ओ एम बी विल बी 90 डिग्री। If you join center and midpoint of chord, it will form a right angle। ये है कन्वर्स। और अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है सेंटर से, तो वो कॉर्ड के बिल्कुल एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर जाकर ही टकराएगा। समझ में आ गई बात ये? तो ये आपकी थ्योरम 10.4 है। द लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। इसका कन्वर्स क्या था? क्या? मिड पॉइंट से अगर सेंटर को ज्वाइन उसने देखो करेंगे। लिखा है ना, लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, ये इसकी टेक्निकल भाषा है ना। मैं क्या करती हूँ, लाइन जॉइनिंग सेंटर एंड मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर, फॉर्म्स अ राइट एंगल। ठीक है, सेंटर और मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे हमेशा राइट एंगल बनेगा। इतना क्लियर है? उसमें भी तो मिड पॉइंट हुआ वो है। तो मिड पॉइंट बेटा, यहां पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। जो बेसिक थ्योरम है ना, जो मेन थ्योरम है, उसमें आए ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, और रिजल्ट ये निकलता है कि एम इज द मिड पॉइंट। ठीक है, यहां पर मुझे आई मार्क द मिड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट मेरा कहा है कि मिड पॉइंट मार्क कर दो, और उसके बाद ज्वाइन ओ एम। जब मैंने इसे ज्वाइन किया, तब रिजल्ट क्या निकला कि एंगल ओ एम बी इज 90 डिग्री, और ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये थ्योरम बहुत ज्यादा यूज होती है न्यूमेरिकल्स में, क्वेश्चंस में, हर जगह। ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बहुत बेसिक वर्ड्स में। अब कैसे यूज करते हो लिखो। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, बाकी सब कल करवाऊंगी। So the first question is,
ये क्वेश्चन हो सकता है आपको एमसीक्यू में मिले, कोई ज्यादा जरूरी वाले क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ एप्लीकेशंस बताते हैं इस फॉर्मूला का। तो लिखो, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड। कैलकुलेट, हाँ इसको यूज करके ना, अगर ये थोड़े से क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, हाँ हमारे बुक का एक दो क्वेश्चन है जो शायद इजी हो जाए। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड विच इज at a distance of 12 centimeter from the center of a circle of radius 13 centimeter। और ये क्वेश्चंस ना पिछले साल ना हमारे जो पहले बुक में ऑप्शनल एक्सरसाइज हुआ करती थी, तो उनमें ये क्वेश्चंस थे। एक सर्कल दिया है, पहली चीज तो इसका अगर हमें फिगर ड्रॉ करनी है पहले सर्कल ड्रॉ कर, फिर ट्राई टू लोकेट हमें दिया क्या हुआ है, लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी है, तो इस सर्कल की कोई भी कॉर्ड, अच्छा अगर सर्कल है तो उसके पास क्या होगा, एक सेंटर। तो एक सर्कल को डिफाइन ही उसके सेंटर से किया जाता है, तो सेंटर मार्क कर दो। फिर उस सेंटर के साथ देखो क्या हमें उसकी रेडियस के बारे में कुछ गिवन है, 13 है ना। तो कोई भी हमने कहा कि सर्कल की रेडियस 13 है। इस सर्कल में क्या ड्रॉ किया जा रहा है, कॉर्ड के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो मैंने कोई भी ड्रॉ कर दी कॉर्ड। इस कॉर्ड की कहते हैं लेंथ निकालनी है, टू फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ठीक हो गया। मैंने कहा था जब भी डिस्टेंस कहा जाएगा कॉर्ड से तो वो क्या होगा, डिस्टेंस का है ना 12 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस के लिए तो यू कैड हैव मूव्ड, आप ओ से कहीं भी जा सकते हो, लेकिन जब हम परपेंडिकुलर मूव करते हैं तभी हम पहुंचते हैं। ठीक है, सो वी मूव, जो डिस्टेंस की बात की जा रही है, राइट, तो दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ओ एम आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब रेडियस जो है आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन हमारे लिए सबसे जरूरी चीज क्या होगी कि हमारा बेनिफिशियल पॉइंट क्या होगा, हमने ओ और ए को ज्वाइन कर दिया, राइट। और ए कितना, ओ ए डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। मैंने कहा था ना ये चीज बहुत बार यूज होगी प्रैक्टिकली, क्वेश्चंस में, प्रूफ्स में, एग्जांपल्स में हमारे, कि हमारे पास अब जो ट्रायंगल ए एम ओ है वो बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल ए एम ओ विल बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम, और ए एम की लेंथ कितनी आ जाएगी, पाइथागोरस लगाओगे 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर का अंडर रूट। करो कैलकुलेशन, 169 माइनस 144, जिसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 25, विच इज 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड विल बी, ये तो ए एम की लेंथ आई है, एम इज द मिड पॉइंट बाय द वर्च्यू ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, सो ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। लिखो, नेक्स्ट है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर, इन अ सर्कल of diameter 20 centimeter is the diameter, a chord of length 16 centimeter is drawn. A chord of length 16 centimeter is drawn. Calculate its distance from the center.
सर्कल की डायमीटर अगर 20 है तो रेडियस कितनी होगी? तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कहा हुआ है, रेडियस कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। ये पॉइंट मैंने एम मार्क किया, मैं एम इसलिए लेते हूँ क्योंकि मिड पॉइंट होता है ना, तो उसको सिग्निफाई करने के लिए एम जो है वो मिड पॉइंट है एबी का, इसलिए एम लिया। कॉर्ड की लेंथ अगर 16 है तो ए एम कितना हो गया? कितना होगा? 8 क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है, बोलो क्यों क्यों होगा 8? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, ये रीजन लिखना होगा आपको वहां पर, अगर ये कभी भी पेपर में क्वेश्चन ऐसा कुछ भी आता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, perpendicular from center bisects the chord. Now triangle AMO again right angle triangle होगा, तो OM की लेंथ आप निकालोगे AO स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर अंडर रूट, एंड दैट विल बी इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, 100 माइनस 64। ये तो वैसे पाइथागोरियन हमें ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए अभी तक। कितना आ जाएगा? 36। 36 का स्क्वायर रूट 6, और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, इसको अब डबल नहीं करना, कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लिखो। हम डाउट दिखा दूंगी। बताओ। तब तक ये क्वेश्चन लिख लो। ये ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ द गिवन सर्कल, लिख लो चाहे घर पे कर लाना। ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ इक्वल सर्कल, एज अ होमवर्क लिख लो ये क्वेश्चन। ओ एम और ओ एन परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है, दो कॉर्ड्स हैं, दोनों पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ओ एम ओ एन। ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ओ एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी। सी डी आपको दी हुई है 24 सेंटीमीटर, ओ एम दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ओ एम दिया हुआ है यहाँ पर 5, ये लिखो 5 सेंटीमीटर, एंड देन ओ एन, ओ एन ठीक है इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल, ए पार्ट, और बी पार्ट है लेंथ ऑफ कॉर्ड, जो हमारे पास नहीं है, ए बी। एक्चुअली मैंने इसमें ना नेमिंग गलत कर दी, उसकी वजह से सारी नंबरिंग फिर अगर मैं लिखूंगी ना तो आंसर वो प्रॉपर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स बनकर नहीं आएगा। चलो आप बताओ, कैसा होमवर्क ले लेना। हाँ, और 20 बॉल वाला, हाँ बड़ी गंदी। ये मेरा गंदी तो बात है। लास्ट रह गया, समझ नहीं आया मेरे पेपर में। तुम कह रहे थे अच्छा हो गया पेपर। मेरे 2 क्वेश्चन रह गए। मैम केस स्टडी के अलावा सब मतलब एनसीईआरटी में। मुझे भेजा करो, और ये नहीं होता ना मुझे इंस्टेंटली बताया करो, फिर मैं क्लास में पहले ही करवा देती हूँ, जैसे मैंने उस दिन आपको करवाया था ना, पेपर डिस्कस किया था, तो मैं साथ ही करवा देती। क्वेश्चन रह गया 6 वाला, और ये
behind the change in volume of each was mentioned, which was 32% increase, is 99. तो 32% all Orbeez ball 9900 है. मुझे भेजो ये, मैं तुम्हें कल क्लास में करवाऊँ, पहले यही करवाऊंगी, उसके बाद ठीक है.